अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इनकी बर्थ हुई थी 31 अक्टूबर 1795 मूरगेट लंदन यूके में। ये सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट रह चुके हैं। इन्होंने सिर्फ 54 पोम्स पब्लिश की थी, वो भी थिन वॉल्यूम्स में और कुछ मैगजीन्स में। इनकी फेमस वर्क्स में ओड्स यानी ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलनकली, बेले डैम सेंस मर्सी ये शामिल हैं। जॉन कीट्स की जो डेथ थी वो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की वजह से हुई थी। इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 रोम इटली में। चलिए पोम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये पोम लिखी गई थी गार्डन ऑफ स्पेनयार्ड इन हैम्पस्टेड लंदन में, और कीट्स के एक दोस्त जिनका नाम चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन था, तो उनके मुताबिक ये एक पाम ट्री के नीचे लिखी गई थी जो कि कीट्स के ही गार्डन में था। ब्राउन के मुताबिक वहाँ पे एक नाइटिंगेल ने अपना घोंसला बनाया था और वो स्प्रिंग में यहाँ पर आती थी। तो ये पोम लिखी गई थी 1819 के स्प्रिंग में। कीट्स ने ये जो पोम थी ये एक ही दिन में कंपोज की थी और ये लिखी गई थी 26 अप्रैल और 18 में 1819 के बीच में, मतलब इन दिनों के बीच में ही कहीं पे लिखी गई थी। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है AB CDE CDE। तो चले दोस्तों पोम की तरफ मूव करते हैं। माई हार्ट एक्स इन अ ड्राउजी नमनेस पेन, मतलब मेरे दिल में दर्द है और मैं ऐसा दर्द महसूस कर रहा हूँ कि मैं सुन्न हो गया हूँ। मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं नींद की हालत में हूँ। मतलब ड्राउजी यानी नींद की हालत में हूँ, नम सुन्न। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जिस्म है वो बिल्कुल सुन्न हो गया है, वो भी बहुत ज़्यादा थकन के मारे और बहुत ज़्यादा नींद के मारे। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। मुझे ऐसा महसूस होता है कि या तो मैंने हेमलॉक पी लिया है जो कि एक पॉइजनस प्लांट है जो कि सुक्रेट यानी सुकरात को दिया गया था, या मैंने किसी किस्म का ओपियम या पेन किलर पी लिया है, ख़त्म कर लिया है, अपनी रगों में डाल दिया है। शायद उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ फील हो रहा है। और 1 मिनट पास्ट एंड लीथ वर्ड्स हैज संक, या मैं 1 मिनट पहले लीथ रिवर में तैर कर आया हूँ। लीथ रिवर एक अंडरग्राउंड मिथोलॉजिकल रिवर है जो कि ग्रीक मिथोलॉजी की है, और उसमें जो भी बंदा तैरता है तो उससे अपनी जो पुरानी यादें हैं वो सारी भूल जाती हैं। तो यहाँ पे कीट्स कहता है कि शायद मैं उस रिवर में तैर कर आया हूँ और मुझसे सारी जो पुरानी यादें हैं वो बिल्कुल भूल गई हैं। दिस नॉट थ्रो एनवी ऑफ द हैप्पी लॉर्ड बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। कीट्स नाइटिंगेल से कहता है कि मैं तुम्हारी खुशी से जेलस नहीं हो रहा, मुझे किसी किस्म की जेलसी नहीं हो रही जो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और इस खुशी में गा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे जेलस हो रहा हूँ या तुम्हारी खुशी से खफा हो रहा हूँ। That thou light wing dried off the trees in some melodious plot। अब वो नाइटिंगेल से कहता है कि तुम तो बिल्कुल ड्राइड जैसी हो। ड्राइड ट्री की स्पिरिट को कहते हैं जो कि पतले पतले परों वाली होती है, जैसे कि अक्सर आप लोगों ने कार्टून्स में देखा होता है या एनिमेटेड मूवीज़ में देखा होता है, उसमें स्मॉल जो फेरीज होती हैं वो, तो उनको ड्राइड कहते हैं। यहाँ पे कीट्स नाइटिंगेल से कहता है कि तुम तो बिल्कुल वो ड्राइड हो जो कि मरे हुए और मुर्दा पौधों को भी जान दे सकती हो, वो भी किसी मेलोडियस प्लॉट में, मतलब सुरीली जगह पे या सुरीले जंगल में। ऑफ बीचन ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस, सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोट ईज। ऑफ बीचन ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस, और किसकी ड्राइड हो? एक सुरीली जगह पे जो बीचन ग्रीन प्लांट्स हैं या बीचन ग्रीन ट्रीज़ हैं उनकी, और जो नंबरलेस शेडोज़ हैं उन सारों की ड्राइड हो। तो यहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सारे जो पौधे हैं या जो दरख्त हैं वो क्या हैं? वो जिंदा है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज, और तुम क्या करती हो? जो समर है, जो गर्मी का मौसम है, उसमें बहुत ज़्यादा खुल कर गाती हो, बहुत ज़्यादा खुशी से और फ्रीली गाती हो।
जो विंटर है वहाँ पे वो क्या माना जाता है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई सीज़न माना जाता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन वहाँ पे जो इंग्लैंड है, जब वहाँ पे समर आता है तो समर वहाँ पे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे उसने समर का यूज़ किया है ताकि वो बता सके कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो वो नाइटिंगेल को समर से इसलिए कंपेयर करता है क्योंकि समर लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे कीट्स जो है वो भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नाइटिंगेल है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे लाइफ को दे रही है, जितनी भी पौधे हैं उनको, और वहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनको लाइफ प्रोवाइड कर रही है, और इंडीड वो कीट्स को भी लाइफ प्रोवाइड कर रही है। Oh, for a draught of vintage that had been cooled long ago in the deep delved earth। तो ड्राफ्ट कहते हैं चुस्की लेने को। तो वो कहता है कि मुझे शराब की एक चुस्की चाहिए, विंटेज वाइन, यानी मुझे एक विंटेज शराब की एक चुस्की चाहिए, एक गूंद चाहिए या एक प्याला चाहिए, जिसे बहुत ज़्यादा समय में या बहुत ज़्यादा टाइम से ज़मीन में रखा गया हो। तो कहते हैं कि जितना ज़मीन में ज़्यादा टाइम शराब होती है वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है और उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न मिर्थ। जब मैं वो शराब पीऊँगा तो मुझे फ्लोरा का टेस्ट आएगा। फ्लोरा मीन्स फ्लावर, यानी मुझे फूलों का जायका आएगा उस शराब में। एंड द कंट्री ग्रीन, और जो ग्रीन कंट्री है जहाँ पे ये शराब बनी है, यानी जिस इलाके में शराब बनी है, मुझे उस जगह का जायका आएगा। डांस मतलब वहाँ पे जिस ज़मीन पे लोगों ने डांस किया है, वहाँ पे जिस ज़मीन के अंदर ये शराब रखी गई थी उसके ऊपर जितने भी लोगों ने डांस किया है, मुझे उसका भी टेस्ट आएगा। एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग, प्रोवेंस ये फ्रांस का एक इलाका है, तो कहता है कि प्रोवेंशियल सॉन्ग, वहाँ पे जो सॉन्ग्स हैं मुझे वो भी सुनाई पड़ेंगे। एंड सन बर्nt मिर्थ, और वहाँ पे जो सूरज इस पे लग रहा था और उसकी जो खुशी थी वो भी मुझे महसूस होगी। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रेन, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ। तो वो कहता है कि मुझे एक बीकर दो, एक प्याला दो, जिसमें साउथ की गरम और असली ब्लशफुल यानी रेडिश कलर की हिपोक्रेन हो। तो यहाँ पे वो हिपोक्रेन भी शराब को ही कह रहा है, लेकिन असल में हिपोक्रेन जो है वो एक फाउंटेन है जिसके पानी पीने से पोइट्री की इंस्पिरेशन आती है, यानी उसका पानी पीकर जो बंदा है वो पोइट्री को लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने शराब जो है उसको ही हिपोक्रेन कहा है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसी शराब दो जो कि साउथ की हो, मतलब साउथ में जो शराब होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो वो कहता है कि असली शराब होनी चाहिए, ब्लशफुल होनी चाहिए, मतलब रेडिश कलर की होनी चाहिए, विद बीडेड बबल्स, जिस पर बबल्स बन रहे हो, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा प्योरिटी हो कि उसके ऊपर बबल्स बन रहे हो। और वो बबल्स कैसे कि वो बबल जो है वो जो किनारे हैं उस पर भी उबल उबल के बाहर आ रहे हों, और जो किनारे हैं वो बिल्कुल पर्पल हो गए हो, मतलब जो बीकर है उसका जो माउथ है वो बिल्कुल पर्पल हो गया हो। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, विद दी फ्ली अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम। ऐसी शराब की जिसे मैं पी लूँ और उसके साथ साथ मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये जो दुनिया है इसको मैं छोड़ दूँ और उसके अलावा मैं चला जाऊँ नाइटिंगेल्स के साथ, नाइटिंगेल की दुनिया में, और वहाँ पे डार्क फॉरेस्ट में गुम हो जाऊँ। Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never seen। कहता है मैं चला जाऊँ, यहाँ से गायब हो जाऊँ, दूर चला जाऊँ और ऐसी जगह पे चला जाऊँ कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हो, मतलब यहाँ की जो वरीज हैं वो मैं भूल जाऊँ, यहाँ के जो टेंशन्स हैं वो मैं भूल जाऊँ, यहाँ के दुख मैं भूल जाऊँ, और कहाँ पे जाऊँ, एक ऐसी जगह पे जाऊँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी ना हो। और कहाँ पे जाऊँ, एक फॉरेस्ट में जाऊँ, वहाँ पे जो लीव्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनको इसके बारे में पता ना हो। किसके बारे में?
जो गम है, जो टेंशन्स है, जो बीमारियां हैं, उसके बारे में उनको पता ना हो। तो मैं एक ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां पे टेंशन्स, गम, बीमारियां, तकलीफ, मौत ऐसा कुछ भी ना हो। द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन। तो कहते हैं कि जहाँ पे वेरीनेस, थकावट ना हो, द फ्रेट, और बिल्कुल किसी किस्म का बुखार ना हो। तो कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया में क्या होता है, दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और बैठकर वो एक दूसरे को अपनी अपनी तकलीफ और अपनी जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताते हैं। वेयर पेल्सी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर, जहाँ पे पेल्सी यानी पैरालिसिस मीन्स फालिज क्या करता है, जो कुछ आखिरी बचे कुछ एक कमज़ोर बाल होते हैं उनको हिलाता रहता है, मतलब उनको मौत का बताता रहता है कि अब मौत आ जाएगी और अब मौत आ जाएगी। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टायर थिन एंड डाइज, जहाँ पे जवान पहले पीले पड़ जाते हैं फिर बेहद कमज़ोर हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो यहाँ पे ये पहले बुढ़ापे की तरफ इशारा कर रहा है कि बुढ़ापे में भी मौत है। फिर ये कहता है कि जवानी में उससे ज़्यादा मौत है, जल्दी मौत आ जाती है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो एंड लीडन आइज डिस्पेयर्स, कहते हैं जहाँ पे सिर्फ सोचना पड़ता है, लेकिन किस चीज़ के बारे में, सोरो के बारे में, गम के बारे में, और बहुत ज़्यादा गम के बारे में, और जो गमगीन आंखें होती हैं वो मायूस नज़र आती है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज और लव पाइन एट दम बियॉन्ड टुमारो, कहता है कि उस दुनिया से मैं निकलना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो खूबसूरती है वो हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती, मतलब खूबसूरती एक न एक दिन ख़त्म हो जाती है, ब्यूटी वेन पड़ जाती है, और जहाँ पे जो प्यार है वो हमेशा बरकरार नहीं रहता। मतलब ये कि अगर ब्यूटी नहीं होगी तो प्यार कहाँ से होगा। तो वो कहता है कि ब्यूटी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है और जो प्यार है वो भी सिर्फ कल का रह जाता है। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, अवे अवे, लेकिन मैं उसके पास पहुँच जाऊँगा उड़ के। नॉट चैरियोटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स, बैकस कहते हैं गॉड ऑफ वाइन को। तो वो कहता है कि मैं नाइटिंगेल के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे बैकस की और उसके जो पार्ट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, लेकिन मैं किसके ज़रिए से पहुंच जाऊंगा नाइटिंगेल के पास, जो पोइट्री है उसके व्यूलेस विंग्स के ज़रिए से। तो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्स, कहता है अगरचे जो दिमाग है वो कश्मकश में मुब्तला होता है, कभी परप्लेक्स होता है और कभी रिटार्ड होता है। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। तो पहले कीट्स कह रहा था कि उसे शराब चाहिए, पहले वो कह रहा था कि मुझे शराब चाहिए, उससे मैं क्या कर लूँगा, नाइटिंगेल की दुनिया में पहुँच जाऊँगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं पोइट्री के ज़रिए पहुंच जाऊंगा नाइटिंगेल की दुनिया में। अब यहाँ पे इस लाइंस में वो कहता है कि मैं नाइटिंगेल के पास हूँ, ऑलरेडी विद दी, उसके पास हूँ। टेंडर इज़ द नाइट, रात बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हसीन है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन, और जो क्वीन है यानी जो मून है वो अपने तख्त पर बैठी हुई है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज, फेज मीन्स फेरीज, और कैसे वो तो बैठी हुई है अपने तख्त पर, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्लस्टर है, जमगटा बना हुआ है। किस चीज़ का, जो फेरीज है उनका, जो स्टारी फेरीज हैं यानी जो स्टार्स हैं उनका जमगटा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फेरीज हैं। बट हेयर देयर इज नो लाइट, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। से वर्ड फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीजेस ब्लोन थ्रू वेंडरस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोसी वेज। तो ऊपर वो कहता है कि यहाँ पे लाइट तो नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है डिम लाइट में जो फ्लावर्स हैं वो। तो ये कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हेवन में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रीज है, जो हवा है वो भी
चल रही है और उसकी वजह से फॉरेस्ट है वो ग्लूम है, मतलब ग्लूम मीन बहुत ज़्यादा गमगीन है, और वाइंडिंग मोसी वेज, और वहाँ पे जो जगहें हैं वहाँ पे जगह जगह मॉस पड़ी हुई है। तो इस तरह ये हेवन तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट। तो कहता है कि मैं ये भी नहीं देख सकता कि मेरे पैरों के पास कौन से फूल हैं क्योंकि अंधेरा है। नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अप ऑन द बाउ, या मैं ये भी नहीं देख सकता कि कौन सी जो शाखें हैं उन पर कौन से फूल लगे हुए हैं या उनसे कौन सी खुशबुएं आ रही हैं कि मैं उनको देख सकूं कि कौन से फूल लगे हुए हैं। बट इन बर्न्ड डार्कनेस गेस ईच स्वीट वेयर विद द रीजनेबल मंथ इंड्यूस द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइड। लेकिन डार्कनेस के बावजूद मैं ये गेस कर सकता हूँ कि जो स्वीट स्मेल्स हैं, ये जो ग्रास है, या उसके अलावा जो ये झाड़ियाँ हैं, जो ये वाइल्ड फ्रूट हैं, इनसे मैं पता लगा सकता हूँ कि ये मंथ कौन सा है। तो वो कहता है कि ये जो मंथ है ये स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग टाइम चल रहा है। वाइट हाथॉन एंड द पेस्टोरल एल्गेंटाइन, सफ़ेद हाथॉन। हाथॉन ये एक पौधा है जो बिल्कुल गुलाब की नस्ल का है और इसमें भी कांटे होते हैं गुलाब की तरह, लेकिन ये रेड कलर का फ्रूट प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा जो पेस्टोरल एल्गेंटाइन है, एल्गेंटाइन कहते हैं जो सहराई गुलाब है वो, तो उसे ये दोनों चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही हैं। फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड। जो फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स हैं उन्होंने लीव्स को, जो पत्ते हैं, उनको कवर किया हुआ है और उसे अब ये पता चला कि जो मे है उसकी स्टार्टिंग है, यानी उसकी जो स्टार्टिंग है और जो मिड है उसके बीच में टाइम है। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ डिवी वाइन, और जो मस्क रोज हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा रस है। द मरमरस हॉर्न ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और उसके अलावा जो मस्क रोज है उसके इर्द गिर्द क्या है, जो फ्लाइज हैं वो मरमर करती हुई यहाँ पे, मतलब बिनबिनाती हुई इसके इर्द गिर्द घूम रही है। और क्या है, जो समर है उसकी इवनिंग चल रही है, समर की इवनिंग है, और जो मस्क रोज है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो फ्लाइज हैं वो आ गए हैं, वो जमघटा बनाकर बहुत ज़्यादा बिन बिन कर रहे हैं। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम I have been half in love with easeful death। कहते हैं जैसे जैसे मैं नाइटिंगेल की ये जो आवाज़ है, जिसका गाना है, उसको सुनता हूँ तो उससे मुझ पर एक अजीब सा असर होता है। एक तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा डार्क होने लगता है, खफा होने लगता है, लेकिन उसके अलावा मैं ईसफुल डेथ के साथ थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगता हूँ, क्योंकि कीट्स को ट्यूबरक्लोसिस थी तो इसमें बहुत ज़्यादा बंदे को खांसी आती है और ऐसा लगता है कि बंदा मरने के करीब है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से जो कीट्स था वो इंग्लैंड से चला गया था रोम, इटली, ताकि उसका जो ट्यूबरक्लोसिस है वो थोड़ा कम हो सके। तो वो कहता है कि यहाँ पे जो आसान मौत है उससे मुझे प्यार होने लगता है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम। तो कहता है कि मुझे जो डेथ है, जो ईसफुल डेथ है, उससे प्यार होने लगता है और मैं क्या करता हूँ, उसको अपनी जो पोइट्री है उसमें लिखने की कोशिश करता हूँ और उसको पर्सोनिफाई करता हूँ कि जो डेथ है वो अच्छी है, लेकिन ईसफुल डेथ, और मैं इसकी तमन्ना करता हूँ। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, कि मेरी जो ब्रेथ है, मेरी जो सांस है, वो ये हवा क्या करे, ले जाए, लेकिन खामोशी से मेरी सांस को निकाल ले। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई। कहता है इसके अलावा और कोई वक्त नहीं कि मैं मर जाऊं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त है मरने के लिए। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन, कि सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए इस आधी रात को बगैर किसी तकलीफ के। वाइल दाओ आर्ट पोरिंग
forth thy soul abroad in such an ecstasy। तो कहता है कि ये मरने का बिल्कुल अच्छा टाइम है, और मरना कैसा कि तुम गाओगी और इस तरह मेरी जो सांस है वो निकल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी भरी मौत होगी, बहुत ज़्यादा खुशी भरी डेथ होगी। Still wouldst thou sing and I have ears in vain, to thy high requiem become a sword। तो वो कहता है कि जो नाइटिंगेल है तुम गाती रहो, तुम जिस तरह गाना स्टार्ट करती हो उसी तरह गाती रहो, तुमने चुप नहीं होना। लेकिन क्या होगा, मेरे जो कान हैं वो तुम्हारा गाना सुन नहीं पाएंगे, मेरे कान उस टाइम बेकार हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे, और ये जो तुम्हारा गाना है ये क्या बन जाएगा, ये एक नगमा बन जाएगा शोक का, मतलब ये एक शोक का नगमा बन जाएगा। Thou wast not born for death, immortal bird। फिर वो नाइटिंगेल से कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम इमोर्टल बर्ड, यानी तुम अमर परिंदे, तुम नहीं मर सकते। नो हंग्री जनरेशन थ्रेड दी डाउन, ना ही कोई भूखी जनरेशन तुम्हें खाएगी। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हेयर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर्स एंड क्लाउन। तो कहता है कि ये जो आवाज मैं अभी सुन रहा हूं, ये आवाज मुझसे पहले भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सुनी होगी, जिनमें एंशिएंट जो डेज हैं उनके एम्परर्स और उनके जो क्लाउन्स हैं, जो मस्खरे हैं, उन्होंने सुनी होगी। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ व्हेन सिक फॉर होम। कहते हैं शायद ये बिल्कुल वही वाला गाना है जिस गाने ने जो रुत का सैड हार्ट था उसको रास्ता दिखाया था, मतलब उसको एक राह दिखाई थी। शी स्टूड इन टेयर्स amid the alien corn, the same that of time hath। ये वही वाला सॉन्ग है जो रुत ने सुना था जब वो बहुत ज्यादा गमगीन थी और वो रो रही थी, और वो अजनबी जो कौन है, जो मकई है, उसके बीच में खड़ी थी, और टाइम बिल्कुल ऐसा ही था, मतलब ऐसी ही वो गमगीन थी। और फिर क्या हुआ, उसने वो जो सॉन्ग था वो सुना था। चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज इन फेरीलैंड फॉरलॉर्न। या ये शायद वही वाला गाना है कि जिसने मैजिक जो केसमेंट्स थे, जो दरवाजे थे, वो खोले थे, और वो कहाँ पे खोले थे, वो समंदर में खोले थे और फेरीलैंड्स में खोले थे, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब दूर फेरीलैंड्स में इस सॉन्ग ने क्या किए थे, जो मैजिकल केसमेंट्स थे, जो दरवाजे थे, वो खोले। फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल। फॉरलॉर्न, अकेला, अजनबी, तन्हा, ये एक ऐसा लफ्ज है जो बिल्कुल घंटी की तरह बजता है। टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, जो कि मुझे वहां से वापस खींच लाता है मेरे अपने सोल सेल्फ के अंदर, मतलब अपनी दुनिया में ये मुझे वापस से खींच लाता है। अदेओ द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज शी इज फेम टू डू, डिसीविंग एल्फ। अदेओ मीन गुड बाय। तो वो जा रहा है नाइटिंगेल से अपनी दुनिया में, तो वो नाइटिंगेल को कहता है कि गुड बाय, गुड बाय, मेरे जो ख्यालात हैं वो मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकते, मतलब वो मुझे ट्रिक नहीं कर सकते, मेरे ख्यालों को ट्रिक नहीं कर सकते, मेरी जो इमेजिनेशन है उसे यहाँ पर रहने नहीं दे सकते। और कहता है कि एज शी इज़ फेम टू डू, कि मतलब जो उसे करना है वो उसे करना है। डिसीविंग एल्फ, एल्फ एक किस्म का मैजिकल क्रीचर है जो आप लोगों ने मैजिकल मूवीज़ में या कार्टून्स में देखा होता है। वो ह्यूमंस की तरह होते हैं, लेकिन वो थोड़े छोटे होते हैं और उनके जो कान होते हैं वो थोड़े नोक वाले होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो काम नाइटिंगेल का है वो उसे करना होगा, लेकिन डिसीविंग एल्फ, जो एल्फ हैं वो अब वापस जा रही हैं। मेरी जो इमेजिनेशन है या जो मैजिकल फीलिंग्स है वो अब वापस से ख़त्म होने लगी हैं। मैं कौन सी, मैं अपनी दुनिया में वापस आ रहा हूँ। अदेओ अदेओ द प्लेंटिव एंथम फेड्स पास द नियर मेडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम्स। कहते हैं गुड बाय, गुड बाय, ये जो गमगीन तराना है ये अब
ख़त्म होने लगा है, गायब होने लगा है। तो ये अब दूर जा रहा है और पहुंच जाता है मेडोज़ यानी जो चरागाहें हैं वहाँ पे पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ से जाता जाता ये स्ट्रीम तक पहुंच जाता है, अप टू द हिल साइड। फिर वो चला जाता है पहाड़ों के पास। ये जो नाइटिंगेल की आवाज़ है ये वापस जा रही है। पहले ये पहुंचती है कहाँ पे, जो मैदान है वहाँ पे, फिर उसके बाद ये जाती है झरनों के पास, जो नदी है वहाँ से गुजरती हुई फिर दूर पहाड़ों में चली जाती है। एंड नाउ दिस बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स। और अब ये चली गई है बहुत दूर, और बहुत दूर जाके ये किसी और वैली में, किसी और वादी में खुशियाँ फैला रही है, लेकिन यहाँ से ये चली गई है। Was it a vision or a waking dream? क्या ये मेरा एक ख्याल था या मेरा ख्वाब था जिससे मैं उठ रहा हूँ? Fled is that music. ये जो म्यूजिक थी, ये जो मौसीकी थी, ये अब ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसका नामो निशान भी नहीं रहा। डू आई वेक और स्लीप? क्या मैं जागा हुआ था या मैं सो रहा था? तो अब इस सारी पोम के बाद जो कीट्स है वो ये कहता है कि या ये मेरे अपने ख्यालात में थे, मेरी जो इमेजिनेशन थी उसमें मैं वहाँ पहुँचा था, या मैं सो गया था, ये मेरा ख्वाब था। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।